अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं सैयद अर्शिया तस्नीम, महानगर पालिका उर्दू प्राइमरी स्कूल आरिफ कॉलोनी औरंगाबाद, जमात शशुम, मज़मून उर्दू। आज हम सबक घड़ी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इसके मुसन्निफ़ है आसिफ़ फ़र्रख़ी। आसिफ़ फ़र्रख़ी के बारे में थोड़ा सा तारुफ पढ़ लेते हैं। आसिफ़ फ़र्रख़ी सन 1959 में कराची में पैदा हुए। वो पेशे से डॉक्टर और मौजूदा दौर के मुमताज़ अदीब हैं। उन्होंने बहुत से मज़ामीन और कहानियाँ लिखी हैं, जैसे चीज़ें और लोग, शहर बीती और इस्म आज़म इनकी मशहूर किताबें हैं। इस सबक में मुसन्निफ़ ने मुख्तलिफ़ ज़मानों में बनने वाली घड़ियों की कहानी बड़े दिलचस्प अंदाज़ में लिखी है। इसे गौर से पढ़ने पर आपको अंदाज़ा होगा कि वक्त का हिसाब रखने के लिए घड़ी कितनी ज़रूरी है। एक वक्त ऐसा था कि इंसान सिर्फ शिकार और पनागाहों की तलाश में रहा करता था। इतना शिकार करता कि पेट भर जाए और ऐसी जगह रहता जहां हिफाजत से रात गुजारी जा सके। लेकिन जब वो एक मुकाम पर बस गया और इसने काम काज शुरू कर दिया तो वक्त की पैमाइश ज़रूरी हो गई। वक्त रात और दिन में तो तकसीम था ही, अब दिन को पहरों और घंटों में तकसीम करने की ज़रूरत पड़ गई। वक्त का सबसे बड़ा पैमाना तो सूरज था। दिन ढलने और वक्त गुजरने का हिसाब इस बात से रखा जाता था कि सूरज कहाँ पर है। वक्त को नापने के लिए पहली घड़ी भी सूरज के लिहाज से बनाई गई। ये धूप घड़ी घंटों का हिसाब रखती थी और साये के लिहाज से वक्त बताती थी। घटते बढ़ते साये के हिसाब से वक्त बताने वाली धूप घड़ी के साथ मुश्किल ये थी कि रात के वक्त ये बेकार हो जाती थी। जिन दिनों बादलों की वजह से सूरज ना दिखाई देता तो धूप घड़ी भी रुक जाती। इसलिए लोगों ने वक्त की पैमाइश के दूसरे तरीक़े ढूंढना शुरू कर दिए। क़दीम यूनान और रोम में आबी घड़ी बहुत मकबूल थी। ये घड़ी क्या थी? एक बर्तन था। पानी की नान भरकर इसमें एक ऐसा कटोरा रख देते जिसकी पेंदी में एक बहुत छोटा सुराख होता था। पानी इस सुराख से आहिस्ता आहिस्ता कटोरे में चढ़ता रहता। जब कटोरा भर कर डूब जाता तो लोग समझ लेते कि 1 घंटा पूरा हो गया है। इसके बाद शमा घड़ी का रिवाज हुआ। ये मोमबत्ती थी जिस पर मखसूस फासले पर निशानात लगे होते थे। एक निशान से दूसरे निशान तक शमा के पिघलने का मतलब था कि 1 घंटा गुजर गया, यानी मोमबत्ती का जलना और पिघलना वक्त के गुजरने को जाहिर करता था। इससे ज़्यादा सस्ता और काबिल एतमाद ज़रिया रेत घड़ी थी। ये घड़ी शीशे की एक नलकी थी जो दरमियान से इतनी पतली होती कि 2 हिस्सों में बटी हुई नज़र आती। ऊपर के हिस्से में रेत भरी होती थी जो नीचे गिरती रहती। ऊपरी हिस्से के बिल्कुल खाली होकर निचले हिस्से के भर जाने में पूरा घंटा लगता था। जब घंटा पूरा हो जाता, ऊपर की तमाम रेत नीचे पहुंच जाती तो रेत घड़ी को उल्टा कर लिया जाता और रेत का गिरना दोबारा शुरू हो जाता। रेत घड़ी का रिवाज इस वक्त कम हो गया जब कुल पुर्जों की बनी हुई घड़ियां आम हो गई। ऐसी घड़ियों के आम होने में बहुत वक्त लगा और एक अरसे तक इन्हें अजूबा समझा जाता रहा। खलीफा हारून रशीद ने फ्रांस के बादशाह शार्लमीन को तोहफे में बहुत खूबसूरत घड़ी भेजी तो इसका सारा दरबार घड़ी को देखकर शष्ट रह गया। यूरोप में कुल पुर्जों की घड़ी 12वीं सदी में नमूदार हुई। लोहारों की बनाई हुई ये घड़ी कुछ ऐसी ठीक नहीं थी, मगर इससे थोड़ा बहुत काम लिया जाने लगा। सन 1306 ईस्वी में इटली के शहर मिलान में पहली मर्तबा घंटे की टन टन सुनाई दी तो इसे बड़ा अहम वाक़या समझा गया। इसका मतलब ये था कि अब महज सुनकर लोग ये बता सकते हैं कि क्या वक्त हुआ है। जल्द ही अवाम की सहूलत के लिए शहरों के अहम मुकामात पर बड़े बड़े घंटा घर तामीर किए गए। बाज़ शहरों में जो घंटा घर बनाए गए वो फ़न तामीर और माहिराना कारीगरी का आला नमूना थे। हर घंटे पर सिपाहियों की क़तार या तारीख़ी हस्तियों की छवि निकल कर बताती कि घंटा पूरा हो गया है। लोग इन्हें देखते और वक्त का अंदाज़ा लगा लेते। लोग अब भी दूर दूर से आकर इन घंटा घरों को देखते हैं, ये मालूम करने के लिए नहीं कि अब क्या वक्त हुआ है, बल्कि एक गुजरे हुए ज़माने के आसार के तौर पर। लोहारों ने इब्तिदा में जो घड़ियाँ बनाई थी वो बड़ी और भारी थी और पहियों के गीत घूमने वाले वज़न से चलती थी। इनको बेहतर बनाने के लिए काम होता रहा। भारी वज़न के लिए स्प्रिंग इस्तेमाल हुआ तो घड़ी का छोटा करना मुमकिन हो गया। पेंडुलम लगाए गए तो घड़ी की रफ्तार बेहतर हो गई और मिनट बताने वाली छोटी सुई के इजाफे से अब घड़ियाँ घंटों का हिसाब रखने के बजाय मिनट मिनट का हिसाब रखने लगी।
घंटों की बजाय छोटी घड़ियां बनने लगी और इनका संभालना आसान हो गया तो इनका इस्तेमाल भी बढ़ गया। अब हर शख्स चाहता था कि इसके घर की दीवार पर एक घड़ी ज़रूर लटक रही हो। इस तरह घड़ी साजी अहम पेशा बन गया। पहली बाकायदा घड़ी जर्मनी के एक खुफल साज ने सन 1500 ईस्वी के लगभग बनाई। ये घड़ी कॉलर की बेज़वी शक्ल की थी और गले में हार की तरह पहनी जाती थी। ये कॉलर के गिर्द लटकाई जाती थी। इस घड़ी ने जल्द ही एक जेवर की सूरत इख्तियार कर ली। मशहूर मारूफ सुनार और दस्तकार इन घड़ियों को तरह तरह के नमूनों में बनाते और सोने चांदी के काम पर जवाहर जड़ते। ये घड़ी क्या थी? फन पारा थी और ऐसी घड़ी का मालिक होना बहुत बड़ी बात थी। जिन लोगों की तबीयत में दिखावा होता वो एक ही वक्त में कई घड़ियां पहनते। घड़ियां अलग अलग शक्लों की होती होंगी मगर इन सब में वक्त एक ही होता। एक घड़ी बनाने के लिए एक माहिर और हुनरमंद कारीगर को बहुत वक्त दरकार होता था। सनती तरक्की की बदौलत ये मुमकिन हुआ कि इतनी कीमत की घड़ियां बनने लगी कि एक आम आदमी की दस्तरस में हो। घड़ी जेवर की बजाय ज़रूरत की चीज़ बन गई, मगर फिर भी घड़ी बहुत कीमती मिल्कियत समझी जाती थी। सोने की जंजीर से लटकी हुई, डिबिया की तरह खुलने वाली और चाबी से चलने वाली जैसी घड़ियां अब थोड़े से अरसे पहले तक आला लिबास का हिस्सा समझी जाती थी। अब घड़ियां जेबों से निकलकर कलाई पर आ गई है, यानी अब वक्त हमारे हाथों में है। वक्त क्या हाथ आया, तरह तरह की घड़ियां सामने आ गई। बगैर चाबी के चलने वाली, अंधेरे में चमकने वाली, पानी से ख़राब ना होने वाली और चोट सहार जाने वाली घड़ियां अब आम हैं। आज की घड़ियां देखने में सबक भी नज़र आती है और वक्त की पैमाइश में इतनी हिस्सास है कि सेकंड के हिस्से का भी हिसाब रखती है। धूप घड़ी से कलाई घड़ी तक आने में बहुत वक्त लगा है। बच्चों, आज हमने घड़ी की मुख्तलिफ़ अक़साम के बारे में मालूमात हासिल की। हमने पुराने ज़माने से लेकर मौजूदा दौर के ज़माने तक की घड़ियों के बारे में मालूमात हासिल की। तो आज हमें पता चला कि वक्त कितना ज़रूरी है। वक्त का तयन करने के लिए हमें अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहिए। हम जो भी काम करते हैं वो वक्त पर करें। सुबह जल्द उठें और अपना काम जल्द से जल्द शुरू करें और वक्त पर ख़त्म करें। और लॉकडाउन की वजह से तलबा आपके पास बहुत सारा वक्त है, जिसको ज़ाय ना करते हुए आप अगर वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए पढ़ाई पर ध्यान दें और तमाम तलबा अपने घर पर रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखें और वक्त पर पढ़ाई करें। शुक्रिया।